तो अभी शिवांक यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और जिस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस विषय में हम लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं और वो तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो आपके नज़र में नहीं आता, लेकिन आपकी जेब से उसका बहुत लेना देना है। दिन रात आप उसी के लिए भाग रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के पीछे जो एक बहुत गहरा षड्यंत्र है उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो उस विषय में मैं आपके सामने एक प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। हम आज देखते हैं कि भाई दुनिया में चोरी, लूट, भ्रष्टाचार, हिंसा, अत्याचार, आतंकवाद बुरी तरीके से फैला हुआ है। लेकिन हमारे सामने मीडिया क्या हमें दिखाती है कि भाई आतंकवाद है तो कुछ लोग हैं जिनको कोई एक बात बता दी गई है इसलिए वो आतंकवाद कर रहे हैं। कहीं पे भ्रष्टाचार है तो आदमी की फितरत ही है भ्रष्टाचार करना। कोई चोरी कर रहा है तो कोई चोरी उसके मन में आती है और वो चोरी कर लेता है। कोई किसी की हत्या किसी के मन में आई तो कर दी। लेकिन हम इस बारे में चिंतन नहीं कर पाते कि किसी आदमी का चिंतन यहाँ तक कैसे पहुँच गया कि वो किसी की चोरी कर लेता है, वो किसी की हत्या कर देता है, वो किसी की जान की फिक्र ना करते हुए ये सोच लेता है कि 10 रुपये मैं अपनी जेब में बचा लूँ और ये मरता है तो मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा मानस किस तरीके से ऐसा बना, उसी के लिए ये सब क्यों है पूरी दुनिया में। क्योंकि भाई हमें तो हमेशा से ये बताया गया है कि भाई समाज हमेशा से क्या ऐसा ही रहा है। ये एक प्रश्न है कि भाई जैसी ये चोरी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, क्या समाज हमेशा से ऐसा ही रहा है या फिर अभी आने वाले कुछ समय में ऐसा हो गया है। ये कुछ प्रश्न बनते हैं। क्योंकि भाई हम जब अपने बुजुर्गों से एक बात सुनते हैं कि भाई पहले तो लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। आप कहीं पर भी गांव में चले जाएं, गांव में किसी भी बुजुर्ग से बात कर लें जिसकी उम्र 70 या 80 से ऊपर है, उनसे आप बात करें, उनके साथ आप बैठें खाट के ऊपर, तो वो बताते हैं कि भाई पहले तो बहुत अच्छे लोग थे, पहले बहुत ईमानदार थे, हम लोग बहुत प्रेम से रहा करते थे, कहीं पर भी जाओ तो कोई भी भोजन करा दिया करता था। लेकिन आज लोग वैसे नहीं रहे। तो भाई अगर पहले ऐसा था और आज इतनी चोरी, लूट और ये सब व्यवस्था जो चल रही है जिसके अंदर आदमी दिन रात पिस रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया कि पहले इतने आराम से रह रहा था और आज ऐसी भगदड़ कैसी मच गई अचानक से। तो क्योंकि हम ये हैं कि भाई आज तो एक दूसरे को आदमी ठगने में ही लगा हुआ है। तो हमने ये सोचा कि भाई आज भी जो बच्चा पैदा हो रहा है, एक छोटा बच्चा जो आज भी एक पैदा होता है, वो तो बिल्कुल ईमानदार, सच्चा, भोला सा पैदा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो बड़े होते होते इस कदर पहुंच जाता है कि वो किसी की हत्या भी कर देता है। क्योंकि पहले जब हम सुनते हैं बुजुर्गों से तो वो बताते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था समाज में। इसका मतलब जो बच्चे की जो मासूमियत थी वो पहले बरकरार रही थी एक बड़ी उम्र तक भी। आदमी अगर 80 का हो जाए चाहे 100 का हो जाए, उसके अंदर वो बच्चे वाली मासूमियत थी। आज वो मासूमियत खत्म हो रही है। तो खत्म क्यों हो रही है वो? कि भाई क्योंकि हमें एक चीज़ फिर ये भी समझ आई कि भाई जब बच्चा अगर इस तरीके से बनता जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके आसपास का जो वातावरण है उसके आसपास वही निश्चित कर रहा है कि बच्चा ऐसा ना रहे, बच्चा जैसा पैदा हुआ था वो ऐसा ना रहे। यही चीज़ उसके आसपास का वातावरण निश्चित कर रही है। और ये जो वातावरण कैसा होगा ये तय करती है अर्थव्यवस्था, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होगा, आपका आपके एक दूसरे से लेन देन कैसा होगा, आपका अपने परिवार में लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, आप क्या कपड़े पहनेंगे, आप क्या खाएंगे या नहीं भी खाएंगे, भूखे रहेंगे, ये कौन निश्चित करती है? अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए आज मैं आपको अर्थव्यवस्था के ऊपर ही एक बात रखने जाऊंगा जिसके विषय में आपका एक पूरा चिंतन बदल जाएगा कि भाई क्या देश में ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्या देश में एक अर्थव्यवस्था इस प्रकार भी चल रही है। तो उसी के अंदर हम ये सोचते हैं कि भाई आर्थिक रूप से क्या हम स्वतंत्र भी हैं कि नहीं। क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो एक बच्चे को एक प्राणी में बदल रही है कि वो किसी की भी जान लेते हुए सोच नहीं रहा। तो क्या सच में ये अर्थव्यवस्था हमने ही बनाई है क्या? क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम अपने लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण ही क्यों करेंगे जो विपरीत हो जाए हमारे नेचर से। तो उसी के लिए 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकन बैंकर्स के लिए एक सुझाव भेजा गया था। ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम था, उन्होंने अमेरिका के जो बैंकर थे उनको एक सुझाव भेजा था कि मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को ये जानकर खुशी हुई
कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी खत्म हो जाएगी। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तो उसके बाद जातिगत गुलामी खत्म हो गई थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई, मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को ये जानकर खुशी हुई कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। भाई, किसी को आप गुलाम बनाएंगे, किसी आदमी को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, 2 टाइम का खाना देना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा, आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब गुलामी खत्म हुई तो आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। फिर वो क्या कह रहे हैं कि भाई, किसी को गुलाम आपको बेड़ी बांध के क्यों बनाना है, जबकि सबसे सरल तरीका ये है कि पूंजी द्वारा, पैसे द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जाए। और यह सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके। वो क्या कह रहे हैं कि आपको आदमी को गुलाम पैर बांध के, उसकी बेड़ी बांध के गुलाम नहीं बनाना है। आपको गुलाम कैसे बनाना है, उनकी पूंजी नियंत्रित कर लो, उनके पैसे को नियंत्रित कर लो। आपने उस आदमी को गुलाम बना लिया। ये सुझाव दे रहे थे अमेरिकन बैंकर्स। इस धरती को चलाने वाले लोग शायद 10 भी नहीं होंगे। इन लोगों का नाम आपने शायद पहले भी कई बार सुन लिया होगा। जो लोग यहाँ पे पधारे हैं उन लोगों ने इन लोगों का नाम, इन परिवारों का नाम पहले भी सुना होगा। रॉथशिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मॉर्गन परिवार, ये थोड़े मुख्य हैं। बाकी इनसे अलग और बहुत परिवार हैं जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। और ये लोग, अगर इस चीज़ को हम देखें, अगर सच में चुनाव से, ये जो चुनावी प्रक्रिया है जो देश के अंदर चल रही है, दुनिया के अंदर चल रही है, अगर सच में कुछ परिवर्तन होता ना, तो ये लोग उस व्यवस्था को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित कर देते जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अगर सच में चुनाव से कुछ परिवर्तित हो जाता तो, क्योंकि हेनरी फोर्ड थे। हेनरी फोर्ड भी ये जो 13 मुख्य परिवार हैं उनमें से एक ही थे। वो अच्छा खासा साम्राज्य है। उन्होंने क्या बात कही, ये अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। वो कह रहे हैं कि ये अच्छा बात है कि भाई देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि जो पैसा हमारी जेब में है, जो हमारी दिनचर्या में है, हम उसको नहीं समझते। तो वही बात हेनरी फोर्ड कह रहे हैं कि भाई अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। ये हेनरी फोर्ड खुद कह रहे हैं, ये उनका वक्तव्य है, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं लिखी है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये रुपया क्या है, ये इसकी व्यवस्था क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हेनरी फोर्ड ये कह रहा है कि भाई पैसे को अगर आप लोग समझ गए तो क्रांति कर देंगे। तो ऐसी क्या व्यवस्था है ये पैसे की। तो इसीलिए जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा ये जो रुपया है, इसकी व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं कि ये 1 रुपये का नोट है। 1 रुपये का नोट आप देखिए, और उसके बाद आप देखिए ये है 100 रुपये का नोट। इन दोनों नोटों में एक अंतर है। जैसे बचपन में एक वो आती थी ना अखबार के अंदर कि भाई 2 चित्र हैं, इनके अंदर आप अंतर करना सिखाए। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि 1 रुपये के नोट के ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, भारत सरकार दिखाई दे रहा है, और वही 100 रुपये के नोट के ऊपर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। अब ये क्या अंतर है भाई, 1 रुपये के नोट पे भारत सरकार और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं उनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब 1 रुपये का नोट हमारी भारत सरकार बनाती है और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रहा है। अब ये क्या अंतर है भाई, हम तो ये समझते थे कि भाई भारत सरकारी एक ही चीज़ है, ये तो रिजर्व बैंक और ये तो एक ही चीज़ बनाते होंगे। लेकिन ये क्या अंतर है कि भाई 1 रुपये का नोट भारत सरकार बना रही है और उससे ऊपर के जितने नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी कर रहा है। और एक और अंतर है, 100 रुपये के नोट में आप जब नीचे देखते हैं तो एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा कर रहा हूं। इसका मतलब ये 100 रुपये नहीं है, ये तो 100 रुपये का वचन है। 1 रुपये पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। 100 रुपये पे एक बात लिखी है कि मैं धारक को 100 रुपये का वचन अदा करता हूं देने का। इसका मतलब ये 100 रुपये नहीं है, ये तो 100 रुपये की इसका मतलब रसीद है। एक रसीद है जो आपको कभी पकड़ा दी गई कि भाई ये रसीद है और तुम्हारे 100 रुपये हमारे पास रखे हुए हैं, लेने आ जाना। इसका मतलब आप लोग अपनी जेब में एक रसीद लेके घूम रहे हैं। तो ये रसीद किस चीज़ की है, ये रसीद थी 100 तोला चांदी की, जो कि 100 तोला चांदी अगर आप कभी रिजर्व बैंक के पास लेके जाते तो आपको अपनी उस 100 इस नोट के बदले चांदी मिल जाती। ये एक प्रक्रिया थी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आप वो प्रक्रिया अब नहीं कर सकते। अगर
अब आप रिजर्व बैंक के पास जाएं और ये बोलें कि भाई ये जो मेरे 100 रुपये की रसीद है इसकी जगह मुझे मेरा 100 तोला चांदी चाहिए, तो रिजर्व बैंक बोलेगा भाई कौन सी चांदी, यही है, रखो अपने पास। तो अब आप नहीं ले सकते अपनी चांदी, ये आपका नुकसान हो गया एक तरीके से। तो अब आप रिजर्व बैंक के पास जाके नहीं ले सकते अपनी चांदी। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो रसीद चली चांदी या सोने से, इसका चलन कब से शुरू हो गया और इसकी प्रक्रिया क्या है पूरी। सन 1650 के आसपास पश्चिम के देशों में सुनारों के पास अपना सोना चांदी लोग सुरक्षित रखते थे। 1650 के आसपास, ये पश्चिम के देशों की बात है, भारत की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। भारत के अंदर एक पूरी अलग व्यवस्था चल रही थी जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन 1650 के सन के आसपास पश्चिम के देशों में क्या था, सोनार थे। लोग सोनारों के पास अपना सोना चांदी ला के रखते थे और सोनार क्या करते थे, सोना चांदी उनका सुरक्षित रखने की एवज में उनको एक पर्ची दे देते थे कि भाई आप ये पर्ची रखिए और आपको जब चाहे आप ये पर्ची ला के मुझे दीजिएगा, मैं आपको सोना उतना आपका दे दूंगा। एक इस तरीके की प्रक्रिया पूरी चल रही थी। तो इसका पूरी प्रक्रिया ये थी कि भाई जब सुनारों के पास कोई 100 तोला चांदी के सिक्के जमा करने जाता था तो बदले में सुनार उसे कागज की रसीद पर अपनी मोहर लगा कर देते थे। जिसकी ये फोटो आप देख रहे हैं ये उसी समय की एक मोहर है जिस तरीके की सुनार कभी रसीद दिया करते थे जब सुनारों के पास लोग सोना जमा करने जाते थे। उसके बाद वो उस रसीद पे यही लिख के देते थे कि मैं धारक को 100 तोला चांदी अदा करने का वचन देता हूँ। जो बात आज आपके नोट के ऊपर लिखी रहती है, 100 रुपये के नोट के ऊपर, 200, 500, 1000 के ऊपर, वही बात कभी सोनार लिख के दिया करता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी अदा करने का वचन देता हूँ। यही बात आज आपके 100 रुपये के ऊपर आपको दिखाई देती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। उसके नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं वचन दे रहा हूँ।